नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रिजवान सर। नो हाफ पूरा साफ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का एक बार फिर से तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल नंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ साझा किया जा रहा है। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो आपकी मेरिट को बनाते हैं और आपकी मेरिट को बिगाड़ देते हैं। अगर ऐसे प्रश्नों पर आपका कमांड है, अच्छी पकड़ है, तो दोस्तों आप नौकरी के बिल्कुल सन्निकट हैं। तो इस बात को आप अपने जहन में रखिएगा दोस्तों। तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप टैकल करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं जो आपकी मेरिट को बना देते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो इस प्रकार है दोस्तों। पहला प्रश्न आप पहले खूब अच्छे से देखिए, सोचिए समझिए फिर टैकल करिए दोस्तों। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, यानी कि सत्य नहीं है, ये जानने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। क्योंकि सत्य नहीं है इसको आपको अंडरलाइन करना होगा दोस्तों, सही नहीं है। अब आप एक एक चीज़ को आसानी से पढ़ें और आराम से इस क्वेश्चन का टैकल करें दोस्तों। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है, बिल्कुल आप अच्छी तरह जानते हैं। राज्यपाल के दोस्तों राज्यपाल के पद का उल्लेख दोस्तों, के पद का जो उल्लेख है अनुच्छेद मेरे दोस्तों 153 में है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है। और आप अच्छी तरह जानते हैं एक अमेंडमेंट हुआ दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन ये हुआ था मेरे दोस्तों 1956 में हुआ था। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया, एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यों का राज्यपाल मेरे दोस्तों राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे? नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है। और शपथ जो दिलाता है दोस्तों संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है दोस्तों? संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है दोस्तों, न्यायाधीश शपथ दिलाता है। और राज्यपाल सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष अपने पद पर रहते हैं, अन्यथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं मेरे दोस्तों। अब इस क्वेश्चन के बिहाफ पर वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ नहीं ये पूछा है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। आपको पहले से मैंने बता दिया कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया कि किसी राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये भी सही है दोस्तों। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर रहता है, बिल्कुल सामान्य परिस्थितियों में मेरे दोस्तों वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा दोस्तों, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ये दोस्तों गलत बात है दोस्तों, यही क्योंकि इसमें पूछा है नहीं है, जो सत्य नहीं है। इस बिहाफ पर ये वाला आंसर सही होगा। चौथा इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में ये 5 वर्ष अपने पद पर रहता है, अन्यथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 4, क्योंकि यहाँ सत्य नहीं है ये पूछा गया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 4 है दोस्तों। नेक्स्ट, एक अच्छा प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा। बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है मेरे दोस्तों? तो आप जानते हैं आपातकालीन स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जाएगी, लेकिन किस आपातकाल में किया जाएगा इस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान का 3 आर्टिकल आपातकाल से संबंधित है दोस्तों। आपातकाल से संबंधित 3 अनुच्छेद हैं दोस्त। एक अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 352, एक का नाम है दोस्तों अनुच्छेद 356, एक का नाम है दोस्तों अनुच्छेद 360। 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है मेरे दोस्तों। और 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है,
राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है दोस्तों, और इसमें 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है, फाइनेंस इमरजेंसी का उल्लेख है, फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपात का मेरे दोस्तों उल्लेख है। मेरे प्यारे, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में संसद से 1 माह के अंदर सहमति लेना अनिवार्य है। अगर संसद सहमति दे देती है, इसको आगे हम 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिकतम समय अवधि का कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रीय आपात अधिकतम कितने समय के लिए रहेगा। इस प्यारे बच्चा, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं लिखा गया है। तो कहने का मतलब, पहली बार लगा तो संसद से 1 माह में सहमति लेना होगा, फिर अगर आगे बढ़ाना है दोस्तों तो प्रत्येक 6 माह में आपको संसद से सहमति लेना अनिवार्य है, और आप इसको लगातार आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिकतम समयावधि का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन अगर लग गया तो संसद से 2 माह के अंदर पहले आप सहमति लेंगे। अगर संसद सहमति दे देती है, इसके आगे 6 माह तक बढ़ा सकते हो। सर अधिकतम, तो अधिकतम मेरे प्यारे आपको बताऊंगा 1 वर्ष। राष्ट्रपति शासन का अधिकतम समय अवधि कितना? 1 वर्ष, लेकिन 2 परिस्थितियों में दोस्तों इसको 3 वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। पहली परिस्थिति क्या है? यदि देश में पहले से राष्ट्रीय आपात लगा हो, राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। दूसरी परिस्थिति क्या है? यदि चुनाव आयोग लिखित सूचित करे कि संबंधित राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तब भी इसका टेन्योर 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अन्यथा दोस्तों सीधा सवाल बने कि राष्ट्रपति शासन का अधिकतम समय अवधि कितना होता है, तो ओनली 1 वर्ष यानी कि 1 वर्ष होता है। 2 परिस्थितियों में 3 वर्ष होता है। 2 परिस्थितियाँ कौन है वो आपको बता दिया गया दोस्तों। आगे ये लिखा है, राष्ट्रीय आपात लग गया तो क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रीय आपात अगर लग गया तो क्या होगा? अब ध्यान से देखना, अगर वित्तीय आपात लग जाता है तो फिर यहाँ पर भी संसद से 2 माह में आप सहमति लेंगे। संसद सहमति देगी तो आगे दोस्तों आप 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। अधिकतम समयावधि का कोई उल्लेख नहीं है कि वित्तीय आपात अधिकतम कितना समय के लिए रहेगा, इसका कोई उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है दोस्तों। लेकिन वित्तीय आपात लग गया तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है दोस्तों। लेकिन राष्ट्रीय आपात लग गया, देखिए राष्ट्रपति शासन अगर लग गया तो संबंधित राज्य के बजट जो पेश किया जाएगा, संघ सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है। कब? राष्ट्रीय आपात की स्थिति में मेरे दोस्तों। और वित्तीय आपात की स्थिति में आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। सवाल यही बना है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में इज द राइट आंसर। इसमें लिखा है, यदि संसद के 2/3 बहुमत से संबंधित प्रस्ताव पारित करे, गलत हो गया दोस्तों। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा इस संदर्भ में कानून पारित करे, ये भी गलत है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, ये भी गलत है दोस्तों। ध्यान रखना, जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा तो संबंधित राज्य का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पेश किया जाएगा। और वित्तीय आपात की स्थिति में मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में के वेतन में कटौती की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2। दोस्तों गला थोड़ा कोल्ड है, थोड़ा आप कोऑपरेट करिएगा। इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी हम लोग इतना डेडिकेटेड हैं आपके लिए। आप जमकर इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और सब्सक्राइबर का बटन पुश करते रहें प्यारे दोस्तों। तबीयत ख़राब होने के बाद भी आपके लिए क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। आप खुद समझ सकते हैं कि गले में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, आवाज़ सही से निकल भी नहीं रही है, जमकर फीवर है दोस्तों। फिर भी आपको नौकरी दिलाने के लिए ये पूरी टीम आपके साथ डेडिकेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं दोस्तों? अवशिष्ट शक्ति की बात कर रहा है, राज्यसभा में, संसद में, राज्य विधानमंडल में, लोकसभा में दोस्तों। जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं जिनका उल्लेख संघीय राज्य समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है मेरे प्यारे? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये निहित होती है किसमें? संसद में। और संसद की बात हम लोग करें तो संसद मेरे दोस्तों, संसद की बात अगर कर लिया जाए, संसद का उल्लेख अनुच्छेद मेरे प्यारे 79 में है, और इस बात का उल्लेख करता है कि संसद के 3 आधार स्तंभ हैं दोस्तों। एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा, और एक का नाम है दोस्तों राष्ट्रपति। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं लोकसभा का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 80 में है, राज्यसभा का जो उल्लेख है अनुच्छेद 79 81 सॉरी 79 80 81 79 80 और 81 आर्टिकल मेरे दोस्तों 81 में है।
और ये आर्टिकल 80 में है। राष्ट्रपति का जो उल्लेख है, इनके पद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 में है दोस्तों। इसको भी थोड़ा नज़र में रखिएगा दोस्तों। जब क्वेश्चन को आप पढ़ें, एक क्वेश्चन से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सबको अगर आप कवर करेंगे, एक प्रश्न में 10 प्रश्न निकल कर आएंगे दोस्तों। अगर इस तरह से आप पढ़ाई करते हैं तो आप बिल्कुल नौकरी के सन्निकट हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो संसद में दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख है जो आपके सामने है। संसद इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों, बेहतरीन सा सवाल है। चौथा, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट को आप किसके द्वारा बर्खास्त कर सकते हैं? पहला ऑप्शन संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों बर्खास्त तो करेगा राष्ट्रपति, लेकिन अनुशंसा कौन करेगा, पहल कौन करेगा? राज्यपाल करेगा दोस्तों। तो आप ध्यान रखना, पहल किसकी होगी? पहल करेगा राज्यपाल, राज्यपाल पहल करेगा। और बर्खास्त कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। इसको आप अपने जहन में अच्छे से रखिएगा। अगर ये आंसर ना होता तो एक बार हम लोग चांस लेते दोस्तों, लेकिन ऑप्शन है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 है, जो राज्य सरकार को बर्खास्त करेगा राष्ट्रपति, लेकिन इस संदर्भ में पहल कौन करेगा दोस्तों? तो राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए, सोचिए समझिए फिर आंसर करिए दोस्तों। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था दोस्तों। पूछ रहा जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है। पर दोस्तों आपको बता दिया गया है, राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है, राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 356 में है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 356 में है। और राष्ट्रपति शासन अगर लग गया दोस्तों, तो पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, संसद से मेरे दोस्तों, संसद से 2 माह के अंदर सहमति लेना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समयावधि कितनी होती है? अधिकतम समयावधि अगर पूछा जाए, अधिकतम समयावधि दोस्तों, तो आप बता देना अधिकतम समयावधि 1 वर्ष होती है। लेकिन दोस्तों दो परिस्थितियों में इसकी अधिकतम समयावधि कितनी होती है? तो मैं दोस्तों बता देना 3 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है। पहली परिस्थिति ये है, यदि देश में पहले से राष्ट्रीय आपात लगा हो दोस्तों, राष्ट्रीय आपात लगा हो। एक तो पहली परिस्थिति ये है। और दोस्तों चुनाव आयोग के लिखित अनुशंसा पर, मेरे प्यारे, लिखित अनुशंसा पर इन 2 परिस्थितियों में अधिकतम समयावधि कितनी होगी? 3 वर्ष होगी। और राष्ट्रपति शासन अगर लग गया तो दोस्तों राज्य का जो बजट होगा दोस्तों, बजट जो होगा वो संसद द्वारा पारित किया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? संसद द्वारा पारित किया जाएगा। किसके द्वारा मेरे प्यारे? संसद द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बेहतरीन सा सवाल है दोस्तों, बहुत खूबसूरत सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में कानून की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक ... से संविधान द्वारा प्रभावित है। तो मैं दोस्तों सबके बारे में बता देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया को अडॉप्ट किया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया को अडॉप्ट किया गया है, प्रक्रिया, और जिसका उल्लेख मेरे दोस्तों अनुच्छेद 368 में है। आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक, जर्मनी से दोस्तों हम लोग आपातकालीन शक्तियों को लिया है दोस्तों। क्या? आपातकालीन शक्तियाँ, जिसमें आपको दिखाया गया 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 को लिया गया दोस्तों जर्मनी से। संयुक्त राज्य अमेरिका से तो लिया गया है दोस्तों मौलिक अधिकार को हमने वहीं से लिया है दोस्तों। मौलिक अधिकार, कॉमा राष्ट्रपति की शक्तियाँ, निर्वाचित उपराष्ट्रपति का पद प्यारे, निर्वाचित
उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद आदि। इसको हमने कहाँ से लिया दोस्तों? तो यूएसए से लिया। तो सही जो आंसर होने वाला है 3 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों कानून बनाने का, कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया, बनाने की निर्धारित प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया है? तो जापान से लिया है दोस्तों, ध्यान रखना। निर्धारित प्रक्रिया को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो जापान से। 3 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन सा सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा कोऑपरेट की ज़रूरत है क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के बाद भी आपके लिए क्लास लेकर आई गई है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है दोस्तों। पहले तो 11वीं सूची में क्या है इसको देख लिया जाए। 11वीं सूची मेरे दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों, 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें कुल प्यारे 29 सब्जेक्ट हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ये पंचायती राज संस्थाओं की बात करता है। किसकी करता है दोस्तों? पंचायती राज संस्थाओं की बात करता है, संस्थाओं का उल्लेख है इसमें। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया दोस्तों, आवंटन। और किस वर्ष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है? तो 1971 की जनसंख्या को आधार बनाकर राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में, तो यूपी की मैं बात कर दूं, यूपी में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों, और दोस्तों विधान परिषद सीटें कितनी हैं? क्या? विधान परिषद सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, लोकसभा सीटों की संख्या 80 है दोस्तों, विधानसभा 403 है प्यारे, और विधान परिषद 100 सीटें हैं। कहाँ? यूपी की विधानसभा में। ठीक है भैया, ये उत्तर प्रदेश का पूरा दोस्तों ढांचा आपके सामने है। और 12वीं अनुसूची, ये तो दोस्तों ध्यान रखना 12वीं जो अनुसूची थी इसको 74वें अमेंडमेंट द्वारा 74वें संविधान संशोधन मेरे दोस्तों 1992 में ये भी अमेंडमेंट हुआ था। 18 विषय हैं। कितने प्यारे? 18 विषय हैं। इसमें दोस्तों नगर पालिका का उल्लेख है दोस्तों। और 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। क्या भैया? राजभाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में दोस्तों 14 राजभाषाएं थी। कितनी? 14 राजभाषाएं थी। वर्तमान में मेरे प्यारे 22 राजभाषाएं। कितनी? 22 राजभाषाएं। कितनी मेरे प्यारे? 22 राजभाषाएं हैं। आपको अच्छे से पता है दोस्तों सिंधी 15वीं राजभाषा के रूप में कौन? सिंधी जोड़ी गई थी दोस्तों। 21वें अमेंडमेंट 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी सिंधी। उसके बाद आपको एक ट्रिक बताया था दोस्तों, नमक। क्या बताया था दोस्तों? नमक बताया था दोस्तों। नमक को याद कर लेना। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। इसको 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर आपको बोडमास बताया था दोस्तों, बोडमास इसको सिखाया था। बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। इसको मेरे प्यारे बच्चा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। इसको भी आप अपने जहन में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है 4 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न जो है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने चल रही है दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो दमदारी के साथ इसको शेयर करते रहें, लाइक और सब्सक्राइबर का बटन पुश करते रहें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको अच्छे से पता है। अभी तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है दोस्तों? तो 3 बार। कितनी बार मेरे प्यारे? 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई। कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। 1961, 1962, 1962, 1971, 1975।
ये दोस्तों चाइना अटैक के समय हुआ था, चीनी आक्रमण के समकालीन, चीनी आक्रमण के समकालीन, और ये पाकिस्तानी आक्रमण के समकालीन, पाक आक्रमण के कारण हुआ था दोस्तों 1975 में। अच्छे से आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये 25 जून 1975 को ये राष्ट्रीय आपात लगा था दोस्तों। 25 जून 1975 देश की जो प्यारे बच्चा सरकार थी इंदिरा गांधी के हाथों में थी। देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी साहिबा थी, उन्हीं के समकालीन दोस्तों 1975 में, 25 जून 1975 में। और दोस्तों आपको ये भी बता दें, आंतरिक असंतोष के आधार पर, किस पर? आंतरिक असंतोष के आधार पर, आंतरिक असंतोष के आधार पर दोस्तों देश में राष्ट्रीय आपात लगा था। किसमें? आंतरिक असंतोष के आधार पर। और इस समय मैं दोस्तों आपको ये भी बता दूं, इस समय जो देश के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब से जब पहली बार लगा था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे दोस्तों। अब जो दूसरी बार लगा था यहाँ पर तो दोस्तों वीवी गिरी साहब थे, वीवी गिरी साहब थे देश के राष्ट्रपति। और जब तीसरी बार लगा था दोस्तों तो यहाँ पर फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब थे। कौन थे दोस्तों? फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब थे दोस्तों, अली अहमद साहब थे दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और देश की सरकार किसके हाथों में थी दोस्तों? इंदिरा गांधी। यही पूछना चाहता है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब है। कौन है दोस्तों? फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब हैं। बहुत अच्छे से आप, अगर प्रधानमंत्री पूछता दोस्तों तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी साहिबा को आप टिक कर सकते थे, इंदिरा गांधी, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। अभी तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है? तो 3 बार लगा है। तीनों का पूरा डिटेल आपके सामने है दोस्तों। नेक्स्ट, ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने फ्लैश है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? इसको आपको देखना है मेरे प्यारे। सही मिलान कौन सा है? अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, 19 का ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 19 है शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ 19 आर्टिकल में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है दोस्तों, एफ तो निरसन है, जी क्या है दोस्तों। इसमें दोस्तों बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में क्या है दोस्तों? सभा, सम्मेलन या जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, जुलूस। लेकिन दोस्तों बिना अस्त्र शस्त्र के, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सी में दोस्तों आप कोई पार्टी बना सकते हैं, कोई समूह बना सकते हैं, समूह बनाने की स्वतंत्रता। डी में भारत में कहीं पर भी आप भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। ई में बच्चा रहने और बसने की स्वतंत्रता है, रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता। और जी में दोस्तों रोजगार एवं आजीविका की स्वतंत्रता, रोजगार एवं आजीविका की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता। ये है पूरा का पूरा 19 का पूरा ढांचा दोस्तों। अब मिलान करा लीजिए। ए में संघ बनाने का अधिकार बिल्कुल गलत है दोस्तों। अनुच्छेद 19 बी किसी पेशे का, बी में देख रहे हैं दोस्तों सभा सम्मेलन की बात करता है, ये भी गलत हो गया। अनुच्छेद 19 ए देख रहे हैं बोलने एवं अभिव्यक्ति, वही प्यारे दोस्तों बोलने मतलब भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 3 इज द राइट आंसर हो रहा है। 4 अनुच्छेद जी में शांतिपूर्ण, ये भी दोस्तों गलत हो रहा है। तीसरा सही आंसर है इस क्वेश्चन का जो आपके सामने है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं प्यारे दोस्तों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न आपके सामने है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इसको आप अच्छे से टैकल करिए। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे दोस्तों? इसको आपको बताना है मेरे प्यारे। एक ट्रिक आप याद कर लेना, इस ट्रिक पर भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम आपको याद हो जाएगा। राज की राधा, जाकर गिरी, फखरुद्दीन, रेड्डी के जेल में, तो रमाशंकर
नारायण के कलम से प्रतिभा निकली प्रणवराम मुर्मू की। इसी में पूरा का पूरा राष्ट्रपतियों का क्रम छिपा हुआ है दोस्तों। देखिए, राज से प्यारे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों फर्स्ट, और दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर पर दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हो गए, राधाकृष्णन साहब। जाकर से दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं। गिरी से वीवी गिरी साहब हो गए, चौथे नंबर पर वीवी गिरी साहब आ जाएंगे, वीवी गिरी साहब दोस्तों। और पाँचवें नंबर पर दोस्तों फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब आ जाएंगे, फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब। छठवें नंबर पर ध्यान रखना दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी साहब। और जैल से मतलब ज्ञानी जैल सिंह, सातवें नंबर पर दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह। आठवें नंबर पर देख लीजिए दोस्तों रामास्वामी वेंकटरमन। आठवें नंबर पर। नौवें नंबर पर दोस्तों शंकर दयाल शर्मा साहब हैं। 10वें नंबर पर देख लीजिए दोस्तों नारायण नारायण साहब, के.आर. नारायणन साहब हैं, के.आर. नारायणन साहब। प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं दोस्तों के.आर. नारायणन साहब। 11वें नंबर पर आप देख लीजिए कलम से अब्दुल कलाम साहब हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। 12वें नंबर पर प्रतिभा से दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल साहिबा हैं दोस्तों, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। 13वें नंबर पर ध्यान रखना दोस्तों, निकली स्किप कर लेना, प्रणव से प्रणवदा यानी कि प्रणव मुखर्जी साहब दोस्तों, प्रणव मुखर्जी साहब। और 14वें नंबर पर दोस्तों आपको अच्छे से पता होना चाहिए राम से रामनाथ कोविंद साहब। और 15वें नंबर पर जो वर्तमान में है दोस्तों, इनको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वर्तमान में जो है दोस्तों इनको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 15वें नंबर पर द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो है वर्तमान में दोस्तों द्रौपदी मुर्मू साहिबा आदिवासी प्रथम भारत की राष्ट्रपति हैं दोस्तों, महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू साहिबा। और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली अगर राष्ट्रपति का नाम पूछे तब भी दोस्तों द्रौपदी मुर्मू को हम टिक करेंगे, ठीक है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली 1958 में इनका जन्म हुआ है और भारत 1947 में आज़ाद हुआ है। तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछे तब भी आप द्रौपदी मुर्मू को कहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, पूरे के पूरे राष्ट्रपतियों का क्रम आपके सामने है। अब पूछा गया नीलम संजीव रेड्डी के बाद दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी के बाद कौन बना, देख लीजिए ज्ञानी जैल सिंह साहब। सही आंसर होने वाला है तीसरा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसी ट्रिक पर आप याद करेंगे, कभी भी अभी UPPCS का जो पेपर हुआ था राष्ट्रपतियों का क्रम लगाने के लिए आया था, अगर ये चीज़ आपको याद है दोस्तों तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट 11वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई अधिकतम जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है, मूल विधि का प्रश्न है दोस्तों, से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिनों में के भीतर अनिवार्य रूप से RTI का जवाब देना होगा मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात कर रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम प्यारे दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम की बात की जा रही है दोस्तों। पहले बता चुका हूं दोस्तों,
इसके तहत अगर आप किसी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो 30 दिन के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी। कितने दिन के अंदर प्यारे? 30 दिन के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन यदि मामला दोस्तों किसी के जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है तो इस एक्ट के तहत आपको 48 घंटे के अंदर जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। कितने? 48 घंटे, अर्थात इसमें 48 घंटे ना देकर 2 दिन दिया गया है आंसर में। इधर राइट आंसर होने वाला है 2 दिन प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यदि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर आप सूचना चाहते हैं दोस्तों तो सूचना आपको 30 दिन में प्राप्त होगी। लेकिन यदि बात किसी के दोस्तों जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो मेरे दोस्तों इसकी सूचना आपको 48 घंटे में उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात 2 दिन में उपलब्ध कराई जाएगी। यही इस क्वेश्चन को पूछना चाहता था, जिसका सही आंसर होने वाला है 2 दिन। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपके सामने है दोस्तों। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ दोस्तों। देखिए समुद्री विधिक क्षेत्र पूछ रहा है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। समुद्री विधिक क्षेत्र पूछ रहा है ये दोस्तों, ये समुद्री विधिक क्षेत्र पूछना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 200 नॉटिकल मील तक दूरी होती है, 200 नॉटिकल मील तक जो दूरी होती है, ये भारत की जीडीपी में यहाँ तक का किया गया जो उत्पादन होता है भारत की जीडीपी में काउंट किया जाता है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें ये सवाल तो है नहीं, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना है। तो दोस्तों मैं और आपको बताना चाहता हूँ 24 नॉटिकल मील तक की दूरी, 24 नॉटिकल मील तक की दूरी ये अनुसंधान क्षेत्र के तहत आता है। भारत अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकता है, अनुसंधान केंद्र के तहत आता है। लेकिन मेरे दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, 12 नॉटिकल मील की जो दूरी है, कितना? 12 नॉटिकल मील की जो दूरी है ये भारत के विधिक क्षेत्र के तहत आती है। किसके तहत दोस्तों? भारत के विधिक क्षेत्र के तहत आती है। यही पूछ रहा है दोस्तों एग्जामिनर। तो 12 समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील दोस्तों इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही दोस्तों। 12 समुद्री मील, नॉटिकल मील का मतलब यही होता है समुद्री मील। और आपको ये भी बता दें दोस्तों 1 नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है? तो 1.86 किलोमीटर होता है दोस्तों। पॉइंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना, 1 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है 1.86 किलोमीटर होता है। और समुद्री जो दूरी है 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है भारत की विधिक क्षेत्र में आता है। यही पूछ रहा है आंसर दोस्तों। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, विशेष ध्यान रखना। 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है वहाँ तक किया गया सभी उत्पादन भारत की जीडीपी में काउंट होता है। और 24 नॉटिकल मील तक भारत अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकता है। और 12 नॉटिकल मील तक प्यारे दोस्तों भारत का विधिक क्षेत्र के तहत आता है। इसको आप अपने जहन में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए बहुत बेहतरीन बैच आपके लिए लॉन्च की गई है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्पेशल बैच, 41,000 प्लस वैकेंसी। और आपको ये भी बता दें दोस्तों इस बैच की जो विशेषता है, इस बैच में विषय विशेषज्ञ आपको रेगुलेट करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के धुरंधर महारथी आपको रेगुलेट करने वाले हैं। बहुत शानदार बैच है दोस्तों जो लॉन्च हुआ है और नाम इसका मिशन वर्दी बैच है। और आप अच्छी तरह जानते हैं इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और सब के सब मेरे दोस्तों आपको अच्छे से पता है जीएस के क्षेत्र से आने वाले हैं, सामान्य ज्ञान के क्षेत्र से आने वाले हैं। इसलिए इस बैच को ज्वाइन करना ना भूलें। क्यों ना भूलें? इसकी जो विशेषता ये है कि अलग अलग एक्सपर्ट इस बैच को रेगुलेट कर रहे हैं, जो अपने विषय में विषय विशेषज्ञ हैं वो इस बैच को रेगुलेट कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार बैच है जो डायरेक्टर साहब के निर्देशन में ये लॉन्च हुई है दोस्तों। बेहतरीन बैच है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और एक सीट सुनिश्चित करें दोस्तों होमगार्ड की भर्ती में। इस बैच का ये पूरा का पूरा वादा है, इस बैच में जो पंजीकरण कराएगा, इस बैच को जो ज्वाइन करेगा दोस्तों उसको नौकरी मिलना तय है, क्योंकि इस बैच को विषय विशेषज्ञ रेगुलेट कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में डॉट डॉट के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि के प्रश्नकाल कहा जाता है दोस्तों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मेरे दोस्तों संसद की जो बैठक होती है, संसद की जो बैठक होती है दोस्तों सुबह 11 बजे से प्रारंभ होती है। कितना? सुबह 11 बजे से प्रारंभ होती है, सुबह 11 बजे से प्रारंभ होती है दोस्तों, ध्यान रखना सुबह 11 बजे से प्रारंभ होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो प्रथम घंटा होता है, जो प्रथम घंटा होता है 11 AM
टू 12 दोस्तों PM हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा दोस्तों PM। जो पहला घंटा होता है यही दोस्तों क्वेश्चन आवर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्वेश्चन आवर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्वेश्चन आवर कहलाता है। इसी को हम लोग प्रश्नकाल के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों से 2 प्रकार के सवाल पूछते हैं। एक तारांकित प्रश्न जिस पे स्टार लगा होता है, एक अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का जो जवाब होता है दोस्तों ये मौखिक प्राप्त होता है। इसमें एक तारांकित प्रश्न होगा दोस्तों। तारांकित प्रश्नों का जो जवाब होता है दोस्तों ये मौखिक मिलता है। ये मौखिक प्राप्त होता है। मौखिक प्राप्त होता है दोस्तों। मौखिक प्राप्त होता है। और अतारांकित प्रश्नों का जो जवाब होता है दोस्तों, अतारांकित प्रश्नों का जो जवाब है, अतारांकित प्रश्नों का जो जवाब है ये लिखित में प्राप्त होता है। लिखित में प्राप्त होता है दोस्तों। और आपको ये भी बता दें, क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल के बाद का, प्रश्नकाल के बाद का जो प्रथम घंटा है, प्रथम घंटा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो 12 PM टू 1 PM का जो समय है इसको हम लोग 0 आवर कहते हैं, यानी कि शून्यकाल इसको कहते हैं दोस्तों। इसमें भी प्यारे दोस्तों लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों से सवाल पूछते हैं जिनका जवाब अविलंब प्राप्त होता है दोस्तों। तो विशेष ध्यान रखना, पहला जो घंटा है यही कहलाएगा दोस्तों प्रश्नकाल। ये आपके सामने है, देख लीजिए। प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है दोस्तों। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, हर दूसरे एग्जाम में ये प्रश्न बनता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन के मर्म को नहीं समझ पाते हैं और गलती कर बैठते हैं दोस्तों। अब बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना, संसद की जो कार्रवाई होती है सुबह 11 बजे प्रारंभ होती है। जो पहला घंटा होता है मेरे दोस्तों, जो पहला घंटा होता है यही प्रश्नकाल कहलाता है, क्वेश्चन आवर कहलाता है। और 11 बजे से शुरू हो रही है तो 11 से 12 वाला जो समय है यही है दोस्तों क्या? प्रश्नकाल। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों का जो समूह है इसको मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों से सवाल पूछते हैं। सवाल 2 तरह का होता है, एक तारांकित एक अतारांकित। तारांकित प्रश्नों का जो जवाब होता है दोस्तों ये मौखिक मिलता है और अतारांकित प्रश्नों का जवाब लिखित मिलता है दोस्तों। और प्रश्नकाल के बाद का जो पहला घंटा है इसको 0 आवर कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं, यानी कि 12 से 1 बजे का जो समय है दोस्तों इसको हम लोग 0 आवर के नाम से जानते हैं, शून्यकाल के नाम से जानते हैं। इसमें भी लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों से सवाल पूछते हैं और जिनका जवाब अविलंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 14 बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने फ्लैश है दोस्तों। 14, वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था? उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई थी दोस्तों। बहुत अच्छा, देखिए व्यक्ति मरा नहीं, इसको मृत घोषित कर दिया गया दोस्तों। तो पता जब चलता है जब वो ऋण देने के लिए, लोन लेने के लिए बैंक में जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों और वाद से प्रश्न आपके UPSI में आना तय है दोस्तों। बढ़िया प्रश्न है जो आपके सामने है दोस्तों। तो केशवानंद भारती वाद का जो संबंध है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें प्यारे दोस्तों हमारी जो न्यायपालिका है दोस्तों, प्रियम्बल को संविधान का भाग माना और यह कहा कि हमारी संसद को संविधान में प्यारे बच्चा संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जिसे बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कहा गया था। किसमें? केशवानंद भारतीवाद में। गोलकनाथवाद में स्पष्ट कहा गया था कि संसद प्यारे दोस्तों संसद क्या कर सकती है? मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में अमेंडमेंट कर सकती है। मौलिक अधिकार सहित दोस्तों इसमें क्या कहा गया? संसद फंडामेंटल राइट्स सहित किसी भी पार्ट में दोस्तों अमेंडमेंट कर सकती है। गोलकनाथवाद में यमशी मेहता जो तमिलनाडु वाला जो वाद था दोस्तों, यहाँ में शिवाकाशी का बात बता दे रहे हैं, जिसको हम लोग शिवकाशी कहते हैं। शिवकाशी यहाँ दोस्तों आतिशबाजी, क्योंकि यहाँ पटाखे बनते हैं दोस्तों, पटाखे बनते हैं। आतिशबाजी तथा माचिस के कारखानों में बाल श्रम से प्रतिबंधित प्यारे बच्चा मैटर है। बाल श्रम से प्रतिबंधित वाद है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। प्रतिबंधित वाद है दोस्तों, प्रतिबंधित वाद है।
दोस्तों MC मेहता, और आप अच्छी तरह जानते हैं जो बच गया ये है दोस्तों लाल बिहारी मुकदमा 1975 से 1994। लाल बिहारी मुकदमे में दोस्तों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यह वह बहुचर्चित मुकदमा है जिसमें दोस्तों व्यक्ति को पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था, वास्तव में रियलिटी में उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। ये तो पता तब चलता है जब वह ऋण लेने के लिए बैंक में आता है दोस्तों। नेक्स्ट, किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? बहुत अच्छा सवाल है। किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जनहित याचिका में बिल्कुल न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा दोस्तों आयुक्त को नियुक्त कर सकती है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायत का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। ये भी सही है दोस्तों। इसका सीधा तात्पर्य है ए और बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 ए और बी दोनों ही सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों तीसरा। नेक्स्ट, त्वरित न्याय का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। सार्वजनिक हित याचिका PIL के तहत दायर किए गए किस वाद में यह निर्णय लिया गया था दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। PIL की बात कर रहा है दोस्तों। PIL ओ शिट PIL को देख लीजिए। PIL पब्लिक, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया दोस्तों। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये है इसका पूर्ण रूप दोस्तों किसका? PIL का। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जनहित याचिका। तो मेरे दोस्तों 20 बार आपको बता चुके हैं। देख लीजिए दोस्तों, इसमें त्वरित की बात कर रहा है, त्वरित न्याय। और ये जो वाद है दोस्तों हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद से, इसको मैं पहले से आपको बहुत अच्छे से रूबरू करा चुका हूँ दोस्तों। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य वाला वाद है दोस्तों, विशेष ध्यान रखना। SP गुप्ता बनाम भारत सिंह वाद क्या है दोस्तों? SP गुप्ता बनाम भारत सिंह पर्यावरण से संबंधित वाद है दोस्तों। किससे? पर्यावरण से संबंधित वाद है दोस्तों। संबंधित वाद है कौन? SP गुप्ता। ठीक है दोस्तों। बधुआ मुक्ति मोर्चा प्यारे बच्चा, इसमें किसी भी व्यक्ति को आप बेगारी या बधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं दोस्तों। तीसरा जो वाद है, और जनतंत्र के लिए नागरिकों द्वारा बनाम असम राज्य दोस्तों, इसमें किसी संगठन या किसी समूह के सदस्यों द्वारा दोस्तों PIL दायर किया जा सकता है अगर जिसमें दोस्तों यानी कि कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे, यानी कि निजी हित के लिए दोस्तों PIL नहीं दायर होती है। इसमें सार्वजनिक हित होता है दोस्तों। निजी हित को शामिल नहीं किया गया है जनहित याचिका में दोस्तों। इसमें सार्वजनिक हित को शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, इसका सही आंसर है फर्स्ट। प्यारे थोड़ा कोऑपरेट करना क्योंकि बहुत कंफर्ट फील नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका क्लास ले रहा हूँ दोस्तों। बहुत अच्छा कंफर्ट फील नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी लगातार आपके साथ बना रहूँगा। आप क्वेश्चन का जवाब देते रहिए दोस्तों। जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक पोस्ट कार्ड को रिट याचिका के रूप में माना जा सकता है? जनहित याचिका के केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्यों है और इसमें कुछ मिस हो गया? क्या जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही दायर हो सकता है? P, अच्छा ये देखो ये भी है दोस्तों। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है दोस्तों। ये भी P भी है। एक पोस्ट कार्ड को रिट याचिका के रूप में माना जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पोस्ट कार्ड को प्यारे दोस्तों, पोस्ट कार्ड को रिट याचिका के रूप में माना जाता है दोस्तों। ये भी सही है P। जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत प्यारे बच्चा सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट दोस्तों। और जनहित याचिका हम
सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हैं और हाई कोर्ट में भी डाल सकते हैं। इसका मतलब पी भी सही हो रहा है, क्यू भी सही हो रहा है, तो पी और क्यू दोनों बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट। 18वां बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है? दोस्तों बहुत बेहतरीन सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता की बात करता है, न्यायाधीशों की योग्यता की बात करता है, न्यायाधीशों की योग्यता की बात करता है, योग्यता। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत का नागरिक होना तो मस्ट होता है दोस्तों, भारत का नागरिक हो। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं अगर आपसे पूछूं, भारत का नागरिक हो, ये तो प्यारे दोस्तों भारत का नागरिक होना स्वाभाविक है, फिर बार बार क्यों भारत का नागरिक होना लिख कर आता है? भारत का नागरिक, किसी भी संवैधानिक पद पर भारत का नागरिक होना तो जरूरी है, लेकिन फिर भी भारत का नागरिक हो ये क्यों लिखा रहता है दोस्तों? तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में नेपाल का व्यक्ति आवेदन कर सकता है, भूटान का व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लिख दिया गया दोस्तों, भारत का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं में, भारत की अखिल भारतीय सेवाओं में नेपाल का व्यक्ति आवेदन कर सकता है, भूटान का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान में यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है प्यारे दोस्तों, भारत में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश वही बनेगा जिसके पास भारत की नागरिकता होगी। देखिए दोस्तों, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दे रहा दोस्तों, बिल्कुल सही, कम से कम 5 साल के लिए एक या एक से अधिक कुछ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, बिल्कुल सही है दोस्तों। 5 वर्षों के लिए हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में दोस्तों न्यायाधीश रहा हो, ये भी सही बात है, न्यायाधीश रहा हो, ठीक है भैया। उसके बाद यानी कि ये भी सही है, किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 वर्ष, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। किसी भी दोस्तों हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अगर वो वकालत किया हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट में प्यारे बच्चा वकालत। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ना भूलिएगा, या जरूर लगा लीजिएगा, ये ना हो तो क्या हो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेंस के पेपर में अगर ये प्रश्न आता है, अगर या आप नहीं लगाते हैं, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आधे मार्क आपके काट लिए जाएंगे या ना लगाने से दोस्तों। फिर ये ना हो तो क्या हो दोस्तों, एक और आप जानते हैं, राष्ट्रपति की दृष्टि में, राष्ट्रपति की निगाह में, दृष्टि में कानून का ज्ञाता होना चाहिए दोस्तों। कानून का क्या हो, ज्ञाता हो दोस्तों, कानून का क्या हो, ज्ञाता हो, यानी कि पारंगत विधि वेत्ता हो, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसकी मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें, इस वाले कोटे से आज तक भारत में कोई भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं बना है दोस्तों। राष्ट्रपति के दृष्टि में या नज़र में कानून का ज्ञाता हो, पारंगत विधिवेत्ता हो, इस वाले कोटे से भारत में अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बना है। वकालत वाले कोटे से सुप्रीम कोर्ट में बनने वाले प्रथम जो न्यायाधीश थे, एस.एम. सीकरी साहब थे, एस.एम. सीकरी साहब थे दोस्तों, सीकरी साहब थे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हैं? एक तो CJI होता है दोस्तों, और वर्तमान में 3 अन्य न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों वर्तमान में जो संरचना है वो प्यारे बच्चा कितना है? तो 34 है दोस्तों, एक CJI प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। तो दोस्तों ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। तो PQR और S सब किस में है? PQR और S सभी सही हैं। चौथा इधर राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अरे वाह क्या सवाल है दोस्तों, बेहतरीन सा सवाल है प्यारे दोस्तों। इसको मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे से आपको बता देना चाहता हूं। अगर किसी भी राज्य की विधानसभा पूछेगा, विधानसभा, तो विधानसभा में दोस्तों मैक्सिमम जो सदस्य हो सकते हैं वो 500 हो सकते हैं, और मिनिमम जो सदस्य हो सकते हैं वो 60 हो सकते हैं। कितने प्यारे दोस्तों? 60 हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर फर्स्ट इज द राइट आंसर। लेकिन दोस्तों यही विधान परिषद पूछ लेता, विधान परिषद के बारे में अगर सवाल बन जाता तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, मैक्सिमम जो मेंबर होंगे संबंधित राज्य की विधानसभा का, संबंधित राज्य की विधानसभा सदस्य का 1/3 से अधिक नहीं, और न्यूनतम जो होंगे, मिनिमम जो होंगे दोस्तों
40 होते हैं, कितने 40 सदस्य होते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। विधान परिषद में अगर पूछा जाएगा तो संबंधित राज्य की विधानसभा सदस्य का 1/3 से अधिक नहीं, और न्यूनतम कितना होगा दोस्तों, तो 40 होता है। लेकिन यहाँ अपवाद आपको दिखा देते हैं दोस्तों। अपवाद स्वरूप जहाँ न्यूनतम 60 है तो वहीं कुछ अपवाद भी है। एक गोवा जो राज्य है, यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। कितना है दोस्तों, 40 सीटें हैं गोवा दोस्तों। गोवा, मिजोरम दोस्तों देख लीजिए, मिजोरम में भी 40 सीटें हैं विधानसभा की सीटें। और सिक्किम की बात कर लें, सिक्किम में मेरे प्यारे 32 विधानसभा सीटों की संख्या है। तो ये अपवाद स्वरूप राज्य हैं, इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो पूछा गया था भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या से अधिक और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम पूछा है, अधिकतम 500, न्यूनतम कितनी होती है, 60 होती है दोस्तों। और यूपी का पहले भी बता दिया, यूपी के प्यारे बच्चा, यूपी की विधानसभा में आप अच्छे से आप जानते हैं, विधानसभा में 403 सीटें। कितनी सीटें दोस्तों, 403। और विधान परिषद में कितनी सीटें यूपी की विधान परिषद में दोस्तों, विधान परिषद में तो आप बता देना दोस्तों 100 सीटें हैं। कितनी, 100 सीटें हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन सा प्रश्न है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसका नेतृत्व डॉट डॉट ने किया था मेरे दोस्तों। विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो एक संथानन जो है, श्री के संथानन, यही के संथानन दोस्तों, के संथानन समिति का जो गठन हुआ था दोस्तों, समिति का जो गठन हुआ था भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, समिति का गठन 1962 में हुआ था, ये भी आपको बता दें। इसी समिति की सिफारिश पर 1963 ईस्वी में सीबीआई का गठन हुआ दोस्तों। किसका, सीबीआई का गठन होता है। और 1963 में दोस्तों, और 1964 ईस्वी में सीवीसी का गठन होता है। 1964 ईस्वी में दोस्तों, ये देख लीजिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हो गया, सीवीसी का गठन होता है दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन होता है, सतर्कता आयोग का गठन होता है। और दोस्तों नेतृत्व तो संथानन समिति, ये द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होने वाला है, संथानन होने वाला है दोस्तों। बेहतरीन सा सवाल था। और इसी संथानन समिति की सिफारिश पर 1963 में सीबीआई का गठन हुआ, और 1964 ईस्वी में दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी का गठन होता है दोस्तों। किसका, सीबीसी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इसी सीबीसी को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। 21 को देखिए दोस्तों, बेहतरीन सा सवाल है जो आपके सामने है। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेजों के अनुसार होता था। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो प्यारे दोस्तों, भारत मेरा जब आज़ाद होता है, भारत जो आज़ाद हुआ दोस्तों, जो आज़ाद हुआ 1947 में हो जाता है दोस्तों, 1947 में, ठीक है दोस्तों। और भारत का जो संविधान लागू हुआ दोस्तों 1950 में, 1947 लेकर 1950 के मध्य भारत का जो प्यारे बच्चा लॉ एंड ऑर्डर प्रशासनिक तंत्र जो रेगुलेट हो रहा था दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हो रहा था दोस्तों। किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों, अधिनियम 1935 के तहत रेगुलेट किया जा रहा था। लेकिन आपको ये भी बता दें दोस्तों, ये भी बता दें, तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अधिनियम 1947, ये दोनों दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का जो अंतिम आर्टिकल है 395 के तहत प्यारे दोस्तों, ये दोनों जो प्यारे दोस्तों अधिनियम है, इसको समाप्त किया जा चुका है। इसी 395 के तहत क्या कि दोस्तों, समाप्त किया जा चुका है। जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी से लेकर जब तक भारत का अपना स्वयं का संविधान नहीं था, तब तक के लिए दोस्तों भारत का जो प्रशासनिक तंत्र है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत रेगुलेट होता था। लेकिन मेरे दोस्तों विशेष ध्यान रखना, अनुच्छेद 1995 के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दोनों को निरसन किया जा चुका है, समाप्त किया जा चुका है प्यारे। नेक्स्ट, तो इसका जो सही आंसर है, आंसर भी टिक कर लें। आंसर नहीं टिक किया दोस्तों, 1935 कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये वाला आंसर सही होने वाला है। चौथा इधर राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट,
22वां प्रश्न आपके सामने है प्यारे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो मेरे दोस्तों पहले 22 को आप देख लीजिए। अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में ABC 3 सरक्लासों में बटा हुआ अनुच्छेद 22 दोस्तों, इसमें है 22 गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण की बात करता है। गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण की बात करता है दोस्तों, संरक्षण की बात करता है। संरक्षण ए में है दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार का कोई अपराध करते हैं, यदि पुलिस अधिकारी आपको दोस्तों गिरफ्तार करने के लिए आती है तो कारण पूछने का अधिकार है। इसमें दोस्तों गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं आप, गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं दोस्तों। और बी में है दोस्तों, अगर आप गिरफ्तार हो गए दोस्तों तो 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, लेकिन यहाँ पर यात्रा के समय को हटा कर लिखा गया दोस्तों। सी में है अपराधी अपना मनपसंद वकील कर सकता है दोस्तों, अपराधी अपना मनपसंद वकील कर सकता है। ये तो दोस्त बात हुई किसकी? 22 की। 19 तो आपको बता चुके हैं। 19 में दोस्तों अगर सीधा सीधा देखा जाए, बोलने, भाषण देने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, पहले ऊपर बता चुका हूं दोस्तों, फिर से रिपीट नहीं करूंगा दोस्तों, विशेष ध्यान रखना। अभिव्यक्ति की बात करता है। 20 क्या करता है दोस्तों? 20 दोस्तों ये दंड के संदर्भ में संरक्षण की बात करता है। दंड के संदर्भ में संरक्षण की बात करता है। किसकी? संरक्षण की बात करता है। और ये भी प्यारे बच्चे 3 सरक्लासों में बटा हुआ, A, B और C 3 सरक्लासों में बटा हुआ दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों? कम से कम दंड का प्रावधान किया गया दोस्तों। बी में है दोहरे दंड से बचने का प्रावधान, दोहरे दंड से बचने का प्रावधान है दोस्तों, बचने का प्रावधान। और दोस्तों सी में है दोस्तों, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता दोस्तों, गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, बाध्य नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता दोस्तों। और बच गया 21, इसमें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें दोस्तों जीवन का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहने का मतलब जीवन का अधिकार है दोस्तों। किसका? जीवन का अधिकार है। किस? पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर दोस्तों? गिरफ्तारी के संदर्भ में, और गिरफ्तारी वाला जो मामला है 22 में है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं दोस्तों। अगला, ओहो हो, बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने, फ्लैश है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये बहुत बढ़िया सवाल है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं एक मंत्री के अलावा, अगर दोस्तों यदि संसद का कोई मंत्री दोस्तों अगर कोई विधेयक पेश करता है, कोई मंत्री विधेयक पेश करता है, तो प्यारे बच्चे उसको सार्वजनिक विधेयक कहते हैं। लेकिन इसमें क्या रखा है? एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य, जब किसी भी सदस्य लग जाए, संसद का किसी भी सदस्य, ध्यान रखना कीवर्ड को पकड़ कर चलना, किसी भी सदस्य लग जाए तो समझ लेना हो निजी विधेयक हो जाएगा। मोनी बिल तो आप जानते हैं प्यारे बच्चा, ये वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और कोषागार भी दोस्तों वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ दोस्तों? लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त मंत्री लोकसभा में पेश करेगा कोषागार, ट्रेजरी विधेयक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है निजी विधेयक इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों। और धन विधेयक का जो उल्लेख है अनुच्छेद मेरे प्यारे 110 में है। किसमें? 110 में है। लेकिन धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश होगा? तो लोकसभा में पेश होगा। और लोकसभा में पेश होगा धन विधेयक, तो इसका कहाँ उल्लेख है? 109 में है। मोनी बिल का उल्लेख मेरे प्यारे 110 में है, लेकिन मोनी बिल सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा, इस बात का उल्लेख कहाँ? 109 में है। और कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेगा मेरे प्यारे? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा। कौन लेगा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष लेगा। तो इस क्वेश्चन में था दोस्तों
किसी एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य, अगर मंत्री पेश करता तो नो डाउट प्यारे दोस्तों वो क्या होता, सार्वजनिक विधेयक होता। लेकिन वित्त मंत्री पेश करता है तो कोषागार या ट्रेजरी विधेयक कहलाता है दोस्तों। और निजी विधेयक होता है जब मंत्री के अलावा संसद का कोई सदस्य कोई विधेयक को पेश करता है तो वो प्यारे बच्चा निजी विधेयक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24वां बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपके सामने है दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324। ये देखिए दोस्तों 324 में क्या है, ये तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की बात करता है, चुनाव या निर्वाचन आयोग का उल्लेख है दोस्तों किसमें, 324 में। अनुच्छेद 325 में क्या है दोस्तों, सभी समुदायों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। सभी समुदायों को मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार प्राप्त होगा। सभी समुदायों को मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार प्राप्त होगा दोस्तों। शामिल होने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों, अधिकार प्राप्त है। ये कहाँ पे लिखा गया दोस्तों, तो अनुच्छेद 325 में। और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान की गई है 329, 2 इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24। लेकिन 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग। 325 में क्या है दोस्तों, सभी समुदायों को मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार प्राप्त है। ये किस में है दोस्तों, 325 में। और क्वेश्चन तो पूछा गया था निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है अनुच्छेद 329, 329। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 25वां प्रश्न आपके सामने बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करता है। तो मेरे दोस्तों चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य जो चुनाव आयुक्त जो है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है मेरे दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है, ध्यान में रखना है दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दें दोस्तों, अनुच्छेद 324 में जो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, इस निर्वाचन आयोग में एक बात लिखी गई है जो बहुत ही अच्छी बात की गई है दोस्तों। इसमें ये बताया गया है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। क्या होगा दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, निर्धारण कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति करेंगे। तो दोस्तों 324 में सिर्फ इतना लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तथा अन्य कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे, इनकी संख्या का निर्धारण कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। 1 करेगा कि 2 करेगा कि 3 करेगा दोस्तों। तो इसीलिए आपको इस भी पता होना चाहिए, प्रारंभ में प्यारे दोस्तों निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय संस्था थी। सबसे पहले तारकुंडे समिति जो बनी थी दोस्तों, तारकुंडे समिति 1975 में बनी थी। तारकुंडे समिति 1975 ने सिफारिश किया था निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाने के लिए, और बहुसदस्यीय संस्था बनाने के लिए सिफारिश की गई थी। तारकुंडे समिति की इस सुझाव को एक्सेप्ट किया गया था, चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया था। लेकिन 1989 तक ही चल पाई थी दोस्तों। 1990 में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में दोस्तों चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था से समाप्त करके पुनः 1 सदस्यीय संस्था बना दी गई थी। और वहीं पर दोस्तों पहली महिला BS रमा देवी को, किसको दोस्तों, BS रमा देवी को निर्वाचन आयोग का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था दोस्तों। उसके बाद गोस्वामी समिति की सिफारिश की गई 1993 में, तब से निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय संस्था बनी और आज तक मेरा निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें वर्तमान में आप अच्छी तरह जानते हैं श्री ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन
कमिश्नर हैं। कौन है दोस्तों? श्री ज्ञानेश कुमार साहब जो हैं, श्री ज्ञानेश कुमार मेरे प्यारे बच्चा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वर्तमान में मेरे दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। और प्रथम चुनाव आयुक्त कोई पूछे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो दोस्तों सुकुमार सेन साहब थे। कौन थे? सुकुमार सेन साहब थे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श से लिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना। फ्रांसीसी जो क्रांति का जो नारा था दोस्तों, समता, समानता एवं बंधुत्व था। समता, समानता एवं बंधुत्व ये तो कहाँ का दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। अमेरिकी क्रांति का नारा था दोस्तों, प्रतिनिधित्व नहीं तो कराधान नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कराधान नहीं दोस्तों, प्रतिनिधित्व नहीं तो कराधान नहीं, ये अमेरिकी क्रांति का नारा है। और रूसी क्रांति का नारा है दोस्तों, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका है न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर जो सही आंसर होने वाला है रूसी क्रांति होने वाला है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो अमेरिकी क्रांति का नारा था दोस्तों, प्रतिनिधित्व नहीं तो कराधान नहीं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था समता, समानता एवं बंधुत्व। और रूसी क्रांति का नारा था न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर राइट आंसर फर्स्ट है दोस्तों। नेक्स्ट। देखिए दोस्तों 27, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 27 बहुत अच्छे से टैकल करना है इसको। 27, भारत में दोस्तों अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। दोस्तों स्पीकर और दोस्तों डिप्टी स्पीकर, भारत में एक तो आपको अच्छे से पता है स्पीकर होता है और एक उपाध्यक्ष भी होता है दोस्तों। तो लोकसभा में आपको अच्छे से पता है, लोकसभा में एक तो होता है दोस्तों स्पीकर, जिसको हम लोग कहते हैं अध्यक्ष, स्पीकर होता है। एक होता है उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर होता है दोस्तों, उपाध्यक्ष, इसी को हम लोग अध्यक्ष भी कहते हैं। वर्तमान में जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब हैं। कौन है दोस्तों? ओम बिरला साहब हैं। और ये सीट अभी वीकेंड है दोस्तों, रिक्त है, खाली है। हमारे यहाँ भी उपाध्यक्ष की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। इसको हमने अडॉप्ट जो किया था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 से दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न था। गलती से दोस्तों आप भारत शासन अधिनियम 1935 को ना टिक कर लेना, नहीं तो ये गलती कर देंगे दोस्तों। अगला, नेक्स्ट। 28वां प्रश्न है, बेहतरीन सा प्रश्न है, आपके सामने आ चुका है दोस्तों। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति किया था? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिए जीवी की राव समिति 1985 में गठित हुई थी और LM सिंधवी समिति 1986 में गठित हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। संथानन समिति तो आपको बता चुका हूँ दोस्तों, 1962 में गठित हुई थी। संथानन समिति का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर 2-3 समितियों पर ध्यान रखना। एक तो बलवंत राय मेहता, समझ लेना, बलवंत राय मेहता दोस्तों, बलवंत राय मेहता। एक दोस्तों अशोक मेहता। तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी दोस्तों त्रिस्तरीय, कितना या त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किया था। किसने दोस्तों? त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किया था। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत की वकालत किया था दोस्तों, द्विस्तरीय पंचायत की वकालत किया था। त्रिस्तरीय में इन्होंने कहा कि दोस्तों एक होगा कहाँ, एक होगा दोस्तों त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किया। किसने? बलवंत राय मेहता ने। अशोक मेहता ने कहा नहीं, एक ग्राम स्तर पर होना चाहिए, एक जिला स्तर पर होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो द्विस्तरीय पंचायत की वकालत किसने किया? अशोक मेहता। लेकिन सिंधवी समिति ने कहा कि नहीं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए,
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने किया? तो सिंघवी समिति ने किया। और यही सही आंसर भी हो रहा है दोस्तों, क्योंकि 1986 और 1986 में गठित होने वाली समिति कौन थी? सिंघवी समिति। और यही सिंघवी समिति ने ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की थी। और इसी समिति के सुझाव पर दोस्तों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, भारतीय संविधान में 73वां अमेंडमेंट होता है। कौन सा दोस्तों? 73वां अमेंडमेंट होता है। कौन सा दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, 1992 में होता है। इसमें दोस्तों भाग अनुसूची और अनुच्छेद जोड़े गए दोस्तों। अनुच्छेद, उसको भी आपको दिखा देते हैं। अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद, इसको भी आप देख लीजिए। भाग प्यारे दोस्तों 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 से दोस्तों 243 ओ तक, 243 प्यारे बच्चा ओ तक जोड़ा गया है दोस्तों। इसको भी आप अपने नज़र में रखिएगा मेरे प्यारे। नेक्स्ट 29वां सवाल आपके सामने है दोस्तों। एक बढ़िया सा प्रश्न, इसको थोड़ा देखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा है दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था दोस्तों, ध्यान में रखना। 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसमें अध्यक्ष एवं सदस्यों के दोस्तों नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और हटा भी कौन सकता है? और हटाने की भी शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो ये भी प्यारे बच्चा राष्ट्रपति के ही पास है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष एवं सदस्यों का टेनियर अगर पूछ लिया जाए, कार्यकाल अगर पूछ लिया जाए, तो वर्तमान में दोस्तों 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु दोनों में जो पहले हो, आयु दोनों में जो पहले हो दोस्तों, पहले हो, ये होना अनिवार्य है दोस्तों। पहले ये प्यारे बच्चा 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु दोनों में जो पहले था, लेकिन 2019 में अमेंडमेंट के द्वारा, 2019 में संशोधन के द्वारा वर्तमान में क्या है? 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु दोनों में जो पहले हो। आज अगर ये प्रश्न बनता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों या अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु दोनों में जो पहले हो। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधायिका का सत्र ना होने पर दोस्तों अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है? तो मेरे प्यारे आपको अच्छे से पता है, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, 2, 3, 123। इसके तहत मेरा जो राष्ट्रपति है ये ऑर्डिनेंस जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। और दोस्तों एक अनुच्छेद आपके सामने है 213, और इसके तहत मेरे प्यारे बच्चा राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं अगर आपसे कोई पूछा जाए? जब सदन का सत्र चलन में ना हो और इसी मध्य देश को किसी नितांत बिल की आवश्यकता पड़ जाए, तो दोस्तों संघ स्तर पर राष्ट्रपति, राज्य स्तर पर अगर होगा तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर पर प्यारे बच्चा ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, उसी को कहा जाता है अध्यादेश। अध्यादेश एक नियमित कानून की तरह दोस्तों कार्य करता है, लेकिन जब भी सदन का सत्र चलन में आएगा तो 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश पर स्वीकृति या सहमति लेना अनिवार्य है, अन्यथा अध्यादेश समाप्त माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होने वाला है 213, क्योंकि राज्यपाल की बात कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट 31 बहुत अच्छा सवाल है जो आपके सामने दोस्तों। राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? केवल राज्य विधायिका, भारत के प्रधानमंत्री, संसद और राज्य विधायिका दोनों, केवल भारतीय संसद। मेरे दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्त? इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल भारतीय संसद के पास ये है। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है, एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है, राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। उनके दोस्तों वेतन एवं भत्तों का निर्धारण, वेतन भत्तों का जो निर्धारण होता है दोस्तों, इस संसद द्वारा डिसाइड किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? संसद के द्वारा डिसाइड किया जाता है। लेकिन
जब एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है तो उनके वेतन के अनुपात का निर्धारण, ये सवाल बन जाए, वेतन के अनुपात का निर्धारण अगर ये सवाल बन जाए, अनुपात का निर्धारण ये कौन करेगा दोस्तों? अनुपात का जो निर्धारण करेगा ये करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति। क्योंकि मिलना है इनको 3.5 लाख रुपए। कितना दोस्तों? 3.5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है किसको? राज्यपाल को। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाएगा तो दोनों राज्य 3.5 लाख रुपए मिलेगा। ऐसा नहीं कि 7 लाख हो जाएगा, नहीं, मिलेगा 3.5 लाख ही। लेकिन इनके वेतन का जो अनुपात का निर्धारण कौन करेगा? ये तो अनुपात का निर्धारण कौन करेगा? तब तो प्यारे बच्चा राष्ट्रपति। लेकिन वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा दोस्तों? तो अब ध्यान रखना, भारतीय संसद। यहाँ पर थोड़ा सा शब्द का खेल है। वेतन के अनुपात का निर्धारण राष्ट्रपति, वेतन का निर्धारण संसद। नेक्स्ट, अच्छा सवाल था दोस्तों। 32, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेश के समय भारत के प्रधानमंत्री, वाह भाई वाह, लाजवाब सवाल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको बिल्कुल अवगत करा देना चाहता हूं दोस्तों, मेरे प्यारे, आपको अच्छे से पता होना चाहिए मूल संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। मौलिक अधिकारों का मेरे दोस्तों उल्लेख नहीं था। ध्यान रखना, उल्लेख नहीं था। लेकिन दोस्तों विशेष ध्यान रखना कि 42वें अमेंडमेंट द्वारा, 42वें संविधान संशोधन मेरे प्यारे, संशोधन 1976 के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? 1976 के द्वारा मेरे प्यारे, सर्वप्रथम मेरे दोस्तों, सर्वप्रथम 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने दोस्तों? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 86वें संविधान संशोधन मेरे दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा भैया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों। इस बात को भी ध्यान में रखना। 2006 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों, जिसमें प्रत्येक माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराया दोस्तों। तो दोस्तों 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था। किसने? इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था। और दोस्तों आपको ये भी बता दें, एक 44वां अमेंडमेंट हुआ है। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था दोस्तों? तो मोरारजी देसाई 1978 में हुआ था और मोरारजी देसाई सरकार में हुआ था। किसमें दोस्तों? मोरारजी देसाई सरकार में हुआ था। मोरारजी देसाई सरकार में मेरे प्यारे हुआ था। लेकिन दोस्तों पूछा गया मौलिक कर्तव्य वाला, तो इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट, बढ़िया सवाल था दोस्तों। 33 देख लीजिए दोस्तों, बढ़िया सवाल है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के भाग 9 और 11वीं अनुसूची के भारत के संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हूँ दोस्तों। ये तो भैया 73वां, कौन सा होगा? 73वां संविधान संशोधन। 73वां मेरे प्यारे, 73वां संविधान संशोधन, ये मेरे प्यारे कहाँ हुआ था, कब हुआ था? आप ध्यान रखना, 1992 में हुआ था। और दोस्तों आपको पता है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था ये, इसीलिए आपको अच्छे से पता है प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट भी किया जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसमें कुल अभी बता दिए हैं 29 विषय हैं। कितने प्यारे दोस्तों? 29 सब्जेक्ट हैं। इसी को दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं या पंचायती राज संस्थाएं इसी को दोस्तों ग्रामीण स्थानीय सुशासन भी कहा जाता है। ग्रामीण स्थानीय सुशासन भी कहते हैं, सुशासन भी कहा जाता है दोस्तों। तो विशेष ध्यान रखना, 73वां संविधान संशोधन 1992 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट, अगला देख लीजिए मेरे प्यारे। नेक्स्ट, 34 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग को ग्रैनविल ऑस्टिन, अरे वाह बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है दोस्तों? ग्रैनविल ऑस्टिन की एक बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है, ये पुस्तक भी बहुत बार पूछी गई है। भारतीय संविधान, ये पुस्तक है भारतीय संविधान
भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला, संविधान राष्ट्र की आधारशिला, ये इनकी पुस्तक है दोस्तों, ध्यान रखना। आधारशिला ये इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों, ध्यान में रखना। भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला इनकी पुस्तक का नाम है। और आप जानते हैं भाग 1 में क्या है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है, राज्य क्षेत्र की बात करता है दोस्तों। भाग 3 में क्या है दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं, मौलिक अधिकार की बात करता है, मौलिक अधिकार की बात करता है। और दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 तक है भाग 3। और ये प्यारे बच्चा भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक उल्लेखित है। और भाग 4 में क्या है दोस्तों, भाग 4 को देख लीजिएगा दोस्तों। भाग 4 में DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से 51 तक अनुच्छेदों में बटा हुआ है दोस्तों। भाग 5 तो प्यारे बच्चा संघ की बात करता है, किसकी दोस्तों, संघ की बात करता है। अनुच्छेद 52 से 151 तक है दोस्तों, कहाँ तक, 52 से 151 तक है दोस्तों। भाग 5 भारतीय संविधान का सबसे बृहत सबसे बड़ा भाग है दोस्तों। और भाग 2 में क्या है, नागरिकता का उल्लेख है, किसका दोस्तों, नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 तक वर्णन है। और दोस्तों 3 तो आपको बता ही दिया, और ग्रेनविन ऑस्टिन। मेरे दोस्तों भाग 3 और भाग 4 को प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान के ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है, किसको, भाग 3 और भाग 4 को। तो भाग 3 में क्या है दोस्तों, तो बताना मौलिक अधिकार है, क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार। और दोस्तों भाग 4 में क्या है, तो DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो मौलिक अधिकार एवं DPSP को प्यारे बच्चा ग्रेनविन ऑस्टिन ने भारतीय संविधान की चेतना का संज्ञा दिया है। तो इस क्वेश्चन की बिहाफ पर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34। नेक्स्ट 35वां बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, लैटिन शब्द हैवियस कार्बस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों 5 रिट है अपने पास, कितने, 5 रिट है दोस्तों, देख लीजिएगा कितने दोस्तों, 5 रिट्स हैं। 5 रिट्स को आप देख लीजिए पहले, 5 रिट्स देख लीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश पहले लिख लो, परमादेश, प्रतिषेध, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ये देखो, इसका जो लैटिन शब्द है हैवियस कार्पस, हैवियस कार्पस, इसको कहते हैं सशरीर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर, सशरीर न्यायालय में उपस्थित होना, सशरीर न्यायालय में उपस्थित होना, सशरीर उपस्थित होना दोस्तों, उपस्थित होना, उपस्थित होना। ठीक है दोस्तों। परमादेश मैंडमस, मैंडमस इसका लैटिन शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है आदेश देना, क्या दोस्तों, आदेश देना। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, क्या है दोस्तों, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ है रोक लगाना, बैन या प्रतिबंधित करना। और दोस्तों उत्प्रेषण का है सरसियारी, क्या है दोस्तों, सरसियारी, इसका भी शाब्दिक अर्थ है रोक लगाना। और दोस्तों अधिकार परीक्षा कोवारांटो, कोवारांटो, क्या मेरे प्यारे, कोवारांटो। और कोवारांटो का होता है शाब्दिक अर्थ अवैध कब्जा करना, अवैध, अवैध कब्जा करना, कब्जा करना। तो दोस्तों हैवियस कार्पस का पूछा है, तो बच्चा सशरीर उपस्थित होना, ये देखो व्यक्ति को पेश किया जाना इज द राइट आंसर होने वाला है। तीसरा इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। सारे रिट्स, और दोस्तों ये रिट्स जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, इसको भी आप नज़र में रखिएगा। 5 प्रकार की याचिकाएँ हैं, सबके लैटिन शब्द हैं, सबका शाब्दिक अर्थ आपके सामने है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। 36 इज द राइट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। भारत के संविधान का अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ 15 का जो ए है दोस्तों, इसमें देश किसी व्यक्ति के जाति प्लस धर्म, लिंग, वंश या दोस्तों निवास स्थान, निवास स्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा, इसका उल्लेख दोस्तों 15 के 1 में है। 15 के 2 में क्या है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना,
सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल सभी समुदायों के लिए ओपन होंगे दोस्तों, सभी समुदायों के लिए क्या होंगे, सभी समुदायों के लिए खुले रहेंगे दोस्तों। और 15 के 3 में क्या है, राज्य चाहे तो दोस्तों, राज्य चाहे तो महिलाओं एवं बच्चों के लिए, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है दोस्तों। और 15 का जो 4 है दोस्तों, इसी में है SC ST एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है दोस्तों। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है, संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है दोस्तों, आरक्षण का प्रावधान। आरक्षण का प्रावधान करता है दोस्तों, ध्यान में रखना। तो SC ST की बात कर रहा है दोस्तों, तो 15/4 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट, बढ़िया सवाल था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 37 क्वेश्चन नंबर। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सा सवाल है ये भी। सोने का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत किया गया है दोस्तों। तो विशेष ध्यान रखना दोस्तों, इसके लिए भी PIL दायर हुई थी दोस्तों। क्या PIL दायर हुई थी दोस्तों? सोने का अधिकार, जो नींद का अधिकार है दोस्तों, सोने का अधिकार, इसको भी हमारी न्यायपालिका ने, सोने का जो अधिकार है दोस्तों, सोने का जो अधिकार है, हमारी न्यायपालिका ने इसको मौलिक अधिकार जोड़ दिया। और मौलिक अधिकार में दोस्तों अनुच्छेद 21 से जोड़ दिया, क्योंकि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जीवन के अधिकार की बात करता है दोस्तों। किसकी? जीवन के अधिकार की बात करता है, जीवन का अधिकार की बात करता है दोस्तों। तो गहरी नींद में सोना भी मौलिक अधिकार है। ये प्यारे दोस्तों देख रहे हैं, बाबा रामदेव वाला जो वाद हुआ था रामलीला मैदान वाला, वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है 4 है दोस्तों। नेक्स्ट 38 नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 में प्रावधान है कि रिश्वत लेने के लिए आरोप में किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक होती है दोस्तों पूर्व सूचना, गलत। पूर्व मंजूरी दोस्तों, और बिना मंजूरी, गलत। पूर्व मंजूरी, ये सही आंसर होने वाला है दोस्तों। 2 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38। क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 में प्रावधान है कि रिश्वत लेने के आरोप में किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक पूर्व मंजूरी की जरूरत होगी मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है 2 इज द राइट आंसर, पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, ये देखो बहुत अच्छा सा प्रश्न आपके सामने एक बार फिर। कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान के डॉट डॉट के तहत उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है मेरे प्यारे। तो विशेष ध्यान रखना 124 में क्या है दोस्तों, इसमें तो उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है, उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है दोस्तों। अनुच्छेद 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिका दायर करती है दोस्तों। इसमें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार की याचिका दायर करती है दोस्तों। याचिका अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों आपको, जिसमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा है दोस्तों। अनुच्छेद 33 आपको अच्छे से देख लेना दोस्तों। अनुच्छेद 33 में क्या लिखा गया है, जितने भी हमारे प्यारे दोस्तों जो पुलिस है, पुलिस, सैन्य बल या जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, इनके जो मौलिक अधिकारों में जो कटौती होती है दोस्तों, संसद कानून बनाकर इनके फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, कटौती कर सकती है। इसका उल्लेख कहाँ दोस्तों, 33 में। संसद कानून बनाकर पुलिस, सैन्य बल और जितनी भी हमारी गुप्तचर एजेंसियां हैं, उनके मौलिक अधिकारों में कटौती या कमी कर सकती है दोस्तों। इसका उल्लेख 33 में है। और 226 के तहत प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से पता है, जो मेरा हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय है, ये 6 प्रकार की याचिका जारी करता है। 5 तो जारी करता है, 6वीं जो याचिका जारी करता है इंजंक्शन नामक याचिका जारी करता है। और इंजंक्शन का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे तुरंत बचाव। क्या होता है दोस्तों, तुरंत बचाव। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान के डॉट डॉट के तहत उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर सकते हैं, और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा सा सवाल है जो आपके सामने फ्लैश है दोस्तों। भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे संसद के कानून द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। कानून की अदालत में विचार योग्य नहीं होते हैं जब इनका उल्लंघन किया जाता है। कानून की अदालत में दंडनीय होता है जब इनका उल्लंघन किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन मान लीजिए उनके शामिल किए जाने के बाद संशोधन नहीं किए जाते हैं। बात कर रहा है दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है दोस्तों। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था दोस्तों। पहली बार 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और आपको ये भी बता दें, यदि मौलिक कर्तव्यों का किसी प्रकार का कोई वायलेशन होता है तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, अपीली नहीं है, यानी कि दंड का प्रावधान नहीं है दोस्तों। अब हम लोग आंसर को पढ़ेंगे। इसे संसद के कानून द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता प्यारे दोस्तों। और इसमें कौन कह रहा है, कौन सा सही है पूछ रहा है दोस्तों। गलत वाली बात, कानून की अदालत के विचार योग्य नहीं होते हैं जबकि ना उनका उल्लंघन किया जाता है। अगर इनका उल्लंघन होगा तो आपको मैंने पहले ही बताया कि दोस्तों न्यायालय में अपीली, वाद योग्य या परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों। और उसके बाद ये दिया है कानून की अदालत में दंडनीय होगा जब इनका वायलेशन, गलत वाली बात है दोस्तों। 42वें ये भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पर राइट आंसर 2 है दोस्तों। तो इस प्रकार 40 प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रही। अगले बृहस्पतिवार को फिर से आपके सामने रूबरू होगा विशेष प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।